कि अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से कम आ रही है तो वहाँ ये अलार्म है कि रोजे में दिक्कत होगी। या वरी किसी की शुगर लेवल जो है वो 300 से ज्यादा आ रही है तो वहां पे भी ये अलार्म है कि उन पेशेंट्स के लिए मुश्किल होगी। तो इफ्तारी के टाइम पे यही नीले पीले शरबत और समोसे पकोड़े। बस एक ड्रॉबैक है सर ट्रिपल कॉम्बिनेशन का है जो रियल पेशेंट लिखा है सर। द पिल कॉन्शियस पेशेंट्स के लिए तो गोली गोली पड़ी है, गर्म दवाई दे दिया, मेरे पास पेशेंट वापस आते। रोजे का क्या करें? रखवा दें से पता चलता है कि हमारी, मैं शाबाश दूंगा जिसने भी कहा, क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके रोजे रखवाएं। But in our Muslim community, many people offer the Tarawih namaz. So if they take at the iftar time, then probably will be difficult for them to continue the Tarawih due to access to the nation. So what you recommend? They should take after the Tarawih or they'll take at the iftar time. इतना कहूँगा डायबिटीज जो है वो मदर ऑफ मेनी डिजीजेज है और इसमें जो भी दवाएं यूज होती है वो दूसरी डिजीजों पर भी आती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। My name is Dr. Rahil Shehzad and I would like to welcome all of you. Assalamu alaikum, my respectable teachers, panelists, doctors and my colleagues. Today we are going to discuss diabetes mellitus and Ramzan. जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान की आमद है और जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनमें से कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ टॉप पैनलिस्ट हैं। सर मैं शुगर है, मैं रोज़ा कैसे रखूं? सर मैं तो इंसुलिन लगाती हूँ, मैं कैसे रोज़ा रख सकती हूँ? सर आप मुझे कहें कि रोज़ा ना रखें। सर मैं तो दोपहर में भी गोली खाता हूँ, फिर कैसे होगा? सर कुछ भी हो जाए, रोज़ा फ़र्ज़ है, मैं रोज़ा ज़रूर रखूँगी। इसमें मेरी बख्शिश ही हो जाए अगर मैं गुजर गई तो। So a lot of questions, and to answer them, we have what to do, what to not, what the guidelines say, who to fast, who to not. We have a special guest speaker. He is a renowned endocrinologist, and he is the president of Pakistan Endocrine Society, Sir Ali Asghar Saab. Sir, please welcome, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर साहब ने तो बहुत शानदार नमूने में डायबिटीज़ की मैनेजमेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड और इन रिलेशन विद द रमज़ान मुबारक जो है वो बताई। तो इसमें एक स्लाइड थी जिसमें एक थोड़ा सा जिक्र था, शायद कुछ लोगों ने गौर किया, कुछ ने नहीं किया, कि अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से कम आ रही है तो वहाँ ये अलार्म है कि रोज़े में दिक्कत होगी। या वरी किसी की शुगर लेवल जो है वो 300 से ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे भी ये अलार्म है कि उन पेशेंट्स के लिए मुश्किल होगी। तो बुनियादी तौर ये है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कैलोरीज जो है अपने डॉक्टर से सेट करवाएं। ट्रिपल रिजीम का जो सबसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप देखें कि जब शुरू में डायबिटीज़ की मैनेजमेंट पे बात होती थी तो कभी इंसुलिन, कभी मेटफॉर्मिन, कभी सल्फोनाइल यूरिया, ये सफ़र चलता रहा और आखिर में ये यहाँ ट्रिपल रिजीम तक आ गया है। अब एक जो नया मफरूज़ा मार्केट में और गाइडलाइंस में आ गया है कि हर वो शख्स जिसको डायबिटीज़ है उसको अंडरलाइंग इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी आप कंसीडर ही कर लें कि पैरेलल है। तो इन ड्रग्स का, ट्रिपल रिजीम का ये भी फ़ायदा हुआ, जैसे असगर साहब ने बताया, कि न फ़कत आप डायबिटीज़ की बेटर मैनेजमेंट कर रहे हैं बल्कि पैरेलली आप उसकी किडनी और हार्ट को भी सेव कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ एक तो इसके ड्रग का डोज कन्वीनियंट है और रमज़ान मुबारक में ये लोगों के लिए बहुत एक बेहतरीन तोहफा है ताकि वो गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल के साथ और विदाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जो कि स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क होता है, वो उससे बचे रहेंगे। थैंक यू। और जहाँ तक रमज़ान शरीफ की बात है और उसमें रोजे की, तो डॉक्टर जो है वो मरीज को भी जवाबदेह होता है और अल्लाह को भी जवाबदेह होता है। तो उसको उस मरीज के साथ
इंडिविजुअलाइज जैसे ट्रीटमेंट है, किसको रखना है, नहीं कोई कोमॉर्बिड है या नहीं है, तो बेस्ट उसका वो जो क्लिनिशियन है वही इसको सही गाइड कर सकता है, हर कोई हर वक्त या ऐसे ऐसे नहीं। और फिर बात हुई इफ्तारी के टाइम पे यही नीले पीले शरबत और समोसे पकोड़े, तो इन चीजों को हम वैसे ही हम जब कहते हैं तो वो इफ्तार के टाइम पे वो कहता है कि ये तो रमजान की बरकत है, और उस बरकत से फिर जो हरकत होती है तो फिर वो खुद ही जाने। तो इसलिए उसको ये समझाना लाजिम है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अब अंग्रेज भी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसने अडॉप्ट किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये थी कि हर महीने बल्कि हर हफ्ते में 2 दिन का रोज़ा होता था, और अल्लाह मियाँ ने हम पर ये फ़र्ज़ किया कि साल में ये 29 या 30 रोज़े रख के हम अपने जिस्म को सही रख सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि स्कैवेंजर सेल्स जो होते हैं वो इनगल्फ करते हैं टॉक्सिन्स को, या ऐसे जो सेल्स होते हैं उनके लिए। तो ये अल्लाह ताला की जो रहमत है, हम उसे इस्तेफादा करें और मरीज़ की इंडिविजुअलाइज जैसे ट्रीटमेंट है। भले एक घर में जैसे 10 मरीज़ होते हैं या 2 या 3 डायबिटिक हैं, हर एक की अपनी ट्रीटमेंट होगी, ये नहीं होगी कि सबको एक जैसा डोज हो या एक जैसी हो। और यही जैसे उलट हो जाता है उमूमन हमारी जो निहार मुँह वाली या फास्टिंग जो है तो रोज़े इफ्तार के बाद ही एक किस्म की हो जाती है। तो ये जो डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी है, मरीज़ को गाइड करें, रख सकता है रोज़ा जो वो रखे बिल्कुल रखे, और ख्याल करें थोड़ा सा अपर साइड पे ही भली हो तो इसमें 1 महीने में उस पर कुछ ऐसा कोई नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। माइक और आखिर में माफी चाहता हूँ देर से आने की। वो मुझे नहीं पता था कि सारे यहाँ बैठे हैं तो मरीज मेरे पास आ गए थे। तो ये रमजान से पहले की बरकत थी। तो एक बार आप सब लोगों का भी शुक्रिया। और आप जो है ना सही माना में आप लोग हैं कि कुर्बत मरीज की आपके साथ ज़्यादा होती है, इजी एक्सेस होती है, और थोड़े से वो भी होते हैं ना कि कम पैसे वाले। तो हमारे पास तो आते हैं वो डर डर के आते हैं कि फीस भी देनी पड़ेगी, फिर पता नहीं इतने 3-4 महीने के बाद जा रहे हैं, डॉक्टर डांट न दे शुगर देख के मेरी। तो इसलिए आप सही तरह से गाइड कर सकते हैं मरीजों को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। और फिर एक बार फिर, अब तो इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जब इलेक्टेड हो जाएंगे तो एक दफ़ा फिर जहमत देंगे इंशाल्लाह। Very nice presentation, very intellectual presentations, and justify the how and when to give the triple combinations. बस एक ड्रॉबैक है सर ट्रिपल कॉम्बिनेशन का है, जो रियल पेशेंट भी देखा है सर, द पिल कॉन्शियस पेशेंट्स के लिए तो गोली पड़ी है, गरम दवाई दे दिया, मेरे पास पेशेंट वापस आते सर, आपने से डॉक्टर साहब के पास गया था, गरम दवाई दे दी सर, पेट खराब हो गया सर। So before prescribing this triple therapy, please educate the patient and show him the size. This is the size, but this size means the patient, this drug has the 3 drugs inside. So this is better for you. So education is very important. So thank you for you, sir. Thank you all of you, sir. Thank you, sir. तो रोजे का क्या करें? रखवा दें से पता चलता है कि हमारी, मैं शाबाश दूंगा जिसने भी कहा, क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके रोजे रखवाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितनों को इजाजत दे सकते हैं दें सेफ्टी के साथ। तो जो ग्रीन होता है तो मैं कहता जी रोजा रखें, रेड होता है तो हमें कहता रुकना पड़ेगा, हाई रिस्क है, लेकिन अभी कुछ दिन हो सकता है कुछ चीजें शायद बेहतर कर लेते हैं। लेकिन जो येलो वाले हैं इनको हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से इनकी चीजें ठीक ठाक करके इनको इजाजत दे दें। अब जैसे घर पे चेक नहीं करते हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, वहां पे इनके पॉइंट बेहतर कर सकते हैं।
अभी कुछ दिन रह गए, डायबिटीज को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। आगे बढ़ते, सो अगेन येलो कैटेगरी को कोशिश करना है रोजे रखवाने की कोशिश करना है। हाउ विल यू एडजस्ट दिस मेडिकेशन? ये जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन है एम्पा, लीना, मेटफॉर्मिन ब्रेकफास्ट पे, ये किधर चली जाएगी? इफ्तार पे। वेरी गुड। एनी सिंगल मेडिकेशन विल गो टू इफ्तार। तो ट्रिपल मेडिकेशन आपने सुबह दी है तो ये इफ्तार पे जाएगी। फायदा क्या होगा? एम्पाग्लिफ्लोजिन आपको पता है थोड़ा यूरिन आउटपुट बढ़ाती है, ठीक है? तो एम्पाग्लिफ्लोजिन की हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ कितनी है एम्पाग्लिफ्लोजिन की? कौन बताएगा? उसके लिए इनाम है, गुनेस ऑन योर हेड, राइट? एम्पाग्लिफ्लोजिन की हाफ लाइफ कितनी है? 12 घंटे। तो जब आप सुबह देते हैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन तो 12 घंटे में सिस्टम से ये आउट हो जाती है। फिर रात को जाहिर है यूरिन आउटपुट इतना नहीं आएगा। रमजान में आप ट्रिपल कॉम्बिनेशन इफ्तार पे दे देते, वही सुबह चल रही थी वो आपने इफ्तार पे दे दी। अब आपने इफ्तार पे दे दी तो रात भर उसको एक आध बार शायद यूरिन आउटपुट एक्स्ट्रा आएगा, टोटल 1 से 2 बार। लेकिन रोजे की हालत में उसको एम्पाग्लिफ्लोजिन ट्रबल नहीं करेगी। लेकिन लीना लॉन्ग एक्टिंग 5 मिलीग्राम अगली इफ्तार तक काम करेगी। मेटफॉर्मिन एक्सआर वो भी अगली इफ्तार तक काम करेगी। तो आपकी 3 दवाओं में से 2 जो हैं वो अगली इफ्तार तक चल रही है और एम्पा ज्यादा काम कर रही है इफ्तार के बाद रात के टाइम पे। सो वेरी नाइस मेडिकेशन कि आप सुबह दे रहे थे, आपने इफ्तार में शिफ्ट कर दिया और पेशेंट भी सुकून से मजे से रोजे रखेगा। एंड दैट्स आवर टारगेट कि वो सुकून से रोजे रखें और इबादतें। एडवाइस 8 ग्लास पानी डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए until unless he is refused by the kidney or the heart specialist, right? EF कम हो या CKD और डॉक्टर ने मना किया, स्पेशलिस्ट ने तो अलग बात है। एक्सरसाइज की एडवाइस, मेडिकेशन एडजस्टमेंट। अगेन 7 पॉइंट शुगर्स के चेक करते हैं। प्री सहर, सहर के 2 घंटे बाद, फिर मिड डे, फिर शाम में, फिर इफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद। क्या हर मरीज 7 बार चेक करेगा? नहीं। आप देखिए अगर किसी को ट्रिपल कॉम्बिनेशन चल रही है तो उसमें हाइपो का डर नहीं है अकेले, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी पहले 1-2 दिन आप सहर से पहले, सहर के 2 घंटे बाद और पॉसिबली इफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद करें। इफ थिंग्स आर ओके देन ड्यूरिंग रमजान उनको इतना चेक करने की जरूरत नहीं कि हाइपो होता ही नहीं ट्रिपल कॉम्बिनेशन। हाँ, इसके साथ अगर इंसुलिन चल रही है, सल्फोनाइल यूरिया चल रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन पहले चंद रोजे जरा ज्यादा चेक करना है, फिर पैटर्न उसको पता चल जाएगा। एंड देन ही नीड्स टू चेक स्पेरिंगली मे बी, ठीक है? अगेन लो ब्लड ग्लूकोज लेस देन 70 एंड मोर देन 300। जो कंसेंसस है IDF डार में उलमा का फ्रॉम मेनी कंट्रीज वो यही है कि अगर ग्लूकोज लेवल लेस देन 70 है या मोर देन 300 है तो ओपन द फास्ट। मैं ब्रेक द फास्ट भी नहीं कहता कि उलमा कहते हैं कि गुनाह नहीं है, इसका जाहिर है मेडिकल कंडीशन है, आप बाद में एक रोजा अलग से रख लें। तो लेस देन 70 या मोर देन 300 पे ओपन द फास्ट। और आप यकीन करें कि हम सब जानते हैं कि मरीज ये तो पूछता है मुझे रोजा रखना है नहीं रखना है, ये नहीं पूछता कि मैंने इफ्तार क्या करूं, क्योंकि उसको पता है रोजा ठीक है कहेंगे मैं रख लूंगा, लेकिन इफ्तार तो मैंने करनी ही करनी। जब रोजा नहीं भी रखा उसमें इफ्तार तो है ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप फैमिली काउंसलिंग करते हैं कि जरूरत ही नहीं है पकोड़े समोसों की, वाजिब थोड़ी है कि भाई पकोड़े समोसे से इफ्तार करेंगे तो ये रोजे की कबूलियत होगी। देखिए अक्सर लोग ये कहेंगे आपको, तो इसमें लोगों को बड़े सादा अल्फाज में बताना है कि सहरी आपका नाश्ता होगा, लेकिन दही भी होगा, फल भी होगा, पानी भी होगा। इफ्तार आपका डायरेक्ट रात का खाना होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ्तार के टाइम पे इंसान इतना भूखा होता है कि आप पत्ते रख दे तो शायद वो भी खा ले, थोड़ी तो दूर की बात, ठीक है? तो एक खजूर से रोजा खोला जाए, खजूर में बड़े फायदे हैं वैसे भी, और डायरेक्ट रात का खाना हो, मशरूब के तौर पे लस्सी हो, पानी के अंदर नींबू निचोड़ा, नींबू पानी बना के पी लिया, वही जो बाजार में नींबू पानी आता है खुद बना के पी लिया। ये एक ऐसा कल्चर है जो लोगों को एज अ फैमिली बदलना है। ये नहीं हो सकता डायबिटीज का मरीज उसी टेबल पे बैठा है, सब पकोड़े खा रहे हैं और वो बेचारा अपना घास फूस खा रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये ऐसा फैमिली चेंज आएगा। सुबह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इन्होंने आप सुबह डायबिटीज अवेयरनेस का सेशन किया और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इसको करने पे। यही वो चीजें हैं जिनकी जरूरत है कि फैमिलीज को बुलाया जाए और उनको बताया जाए। एक बात ऐसी होगी तो हस्बैंड जो डायबिटीज नहीं मानेगा, लेकिन वाइफ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बचने की, ये ले लो, ठीक है? तो यहाँ बात आपको ऐसे करनी है, ये टेक्निक्स को अपनाना है तो ही पेशेंट बदलेंगे और उनको कैटेगोरिकली बताना है कि ये चीजें अच्छी नहीं है ना बनाए घर में, ये चीजें अच्छी हैं। जैसे मैंने दिया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, इन रमजान रिगार्डिंग द रमजान that we are telling the patient that they should take the drug at the iftar time, but in our Muslim community many people offer the Tarawih namaz. So if they take at the iftar time, then probably will be difficult for them to continue the Tarawih due to excess urination.
So what you recommend? They should take after the Tarawih, they will take at the iftar time. That's a practical. एक्सेलेंट क्वेश्चन, आई थिंक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और आप ही सर ये पूछ सकते थे। इसमें हमें इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन बड़ी जरूरी है कि आपको आपके मरीज के बारे में पता हो। अब कुछ लोग इफ्तार पे एक खजूर, एक कप चाय लेते हैं, शायद एक आधी रोटी ले लें और कुछ भी नहीं लेते, तो प्रोबेबली उनके लिए अगर उनकी शुगर्स इस खाने के 1-1.5 घंटे बाद ठीक है तो तरावी पे चले जाएं। तरावी के बाद जब आके अपना डिनर करते हैं वहां दवा ले लें। और हो सकता है ट्रिपल कॉम्बिनेशन के साथ कोई और दवाइयां भी चल रहा हो सकता है किसी को सल्फोनाइल यूरिया भी चल रहा हो, तो फिर आप देखते हैं कि शायद ट्रिपल कॉम्बिनेशन यहाँ दे दें, जो सल्फोनाइल यूरिया अलग से चल रहा है उसको तरावी के बाद डिनर पे दे दें। फिर अक्सर लोग, जैसे कराची में ये होता है कि लोग सिर्फ इफ्तार करते हैं और तरावी के बाद बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन एक हैवी इफ्तार कराची का ट्रेडिशन है। मुझे नहीं पता नवाबशाह में आप लोग किस तरह करते हैं, कि कराची में ये होता है। तो कराची में ज्यादातर जो हमारे मरीज होते हैं अगर वो एक हैवी इफ्तार करते हैं तो वहीं पे टैबलेट दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत लाइट इफ्तार कर रहा है और तरावी के बाद आके अपना डिनर ले रहा है और इस बीच में उसकी शुगर भी पहले एक आध रोजों में नहीं बढ़ती बीच में, तो डेफिनेटली तरावी के बाद जो डिनर करते हैं आके उस पर दवा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ, और यही हमारे लिए जरूरी है कि हम हर मरीज के पता हो कि वो उसका रूटीन क्या है, ये बहुत जरूरी है। मैं इतना कहूँगा, डायबिटीज जो है वो मदर ऑफ मेनी डिजीजेज है, और इसमें जो भी दवाएं यूज होती हैं वो दूसरी डिजीजों पर भी आती हैं। जैसे इन्होंने बताया SGLT2 और DPP-4 जो है वो कार्डियक और रीनल पे भी बड़े इफेक्ट रहते हैं। रमज़ान के हिसाब से भी ये थोड़ा लेट हुआ है प्रोग्राम, 1 महीना पहले आते ताकि मरीजों को फिर उस हिसाब से करते।